मेरे यानी आरजे कृतिका के साथ। जिंदगी और मौत के बीच बस चंद मिनटों का फासला होता है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी जिंदगी, हमारी तकदीर, हमारी अपनी बनाई हुई कहां होती है। ये सब उसके हाथों होता है जो तकदीर लिखता है, और तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जिनका मिलना या बिछड़ना तकदीर तय कर चुकी हो, उसे उस दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। एम्बुलेंस में खून से लथपथ पड़ी उस लड़की की किस्मत में क्या क्या लिखा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। क्या अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी? अपनी किस गलती की वजह से वो यहां थी? क्या उससे सुधारा जा सकता था? काश सुधारा जा सकता, पर लाइफ में डिलीट और अंडू ऑप्शंस कहां होते हैं। पर जो भी हो, उसकी किस्मत भी लिखी जा चुकी थी, और जो भी था वो बस होने वाला था। कहते हैं कुछ कहानियों का अधूरापन ही उनका अंत होता है। तो क्या उस लड़की की कहानी भी अधूरी रहने वाली थी? कौन थी ये लड़की? इसकी पहचान क्या थी? क्या इसे पता था ये कौन है? आज मुंबई के एक जाने माने हॉस्पिटल में हड़बड़ी मची हुई थी। कुछ वार्ड बॉयज स्ट्रेचर तैयार करके खड़े थे। अचानक जोरों से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आई। ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर लगा दी। एम्बुलेंस के अंदर से 2 वार्ड बॉयज उतरे और अंदर से एक खून से लहूलुहान लड़की को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। कई कांस्टेबल और पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में एंटर हुए। साइड हटो भाई, लड़की की हालत बहुत खराब है। एक वार्ड बॉय लोगों को साइड करता हुआ स्ट्रेचर अंदर खींचते हुए बोल रहा था। लोगों की भीड़ एक दूसरे से पूछ रही थी, कौन है ये? न जाने कौन है, लगता है किसी पैसे वाले की लड़की है, वरना इतनी दौड़ भाग कौन करता है किसी के लिए। भीड़ से आवाज आई। देखकर तो लगता है कि जिंदा नहीं बची है, भीड़ में से कोई बोला। भाई शुभ शुभ बोलो, आखिर है तो किसी की बेटी ही। भीड़ से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। जितने मुंह थे उतनी बातें बन रही थीं। कोई अच्छा कह रहा था तो कोई बुरा। सब अपने हिसाब से सिचुएशन का अंदाजा लगा रहे थे। क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता था। वाकई में उस लड़की का बचना नामुमकिन सा लग रहा था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, चेहरा पूरी तरह से जख्मी, हाथ और पैरों पर बहुत घाव थे और उन घावों से खून रिस रहा था। उसे जल्दी से इमरजेंसी में ले जाया गया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर्स का जमावड़ा शुरू होने लगा। डॉक्टर आभा कितनी देर में आ रहे हैं? एक सीनियर डॉक्टर मिस्टर घोष ने नर्स से पूछा। सर फोन पर उन्हें बता दिया गया है, वो बस आती होंगी। नर्स ने उस लड़की के घाव को साफ करते हुए कहा। हमें बेस्ट देना होगा, डॉक्टर घोष ने बाकी के डॉक्टर्स को कहा। सबने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की के कपड़े बदलकर उसकी ड्रेसिंग स्टार्ट करने की तैयारी की गई और डॉक्टर आभा का इंतजार होने लगा। कुछ देर में सामने से एक महिला दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में स्टेथोस्कोप था। उल्टे पल्ले की क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने, सर पर बड़ी सी बिंदी लगाए, व्यक्तित्व ऐसा कि दिखने वाले सहम जाएं। ये थी डॉक्टर आभा। वो उस लड़की को देखकर 1 मिनट ठिठकी और अपनी इमोशन संभालते हुए नर्स से बोली, ये क्या तुमने अभी तक ड्रेसिंग शुरू नहीं की? ये ड्रिप स्टार्ट करो। कहते हुए आभा उसके पास गई। सबकी नब्ज चेक की, चल रही थी पर बहुत धीमी। डॉक्टर घोष उनके पास आए। आप परेशान मत होइए, संजना को हम बचा लेंगे। डॉक्टर आभा ने मिस्टर घोष को हाँ में सिर हिला के जवाब दिया। वो उस लड़की के पास गई, उसके बालों पर हाथ फेरा, अपना मुंह सबसे छिपाकर आंसू पोंछने लगी और मनी मन उसकी सलामती की दुआ करने लगी। 6 महीने पहले राजस्थान की खूबसूरत नगरी जयपुर में। जयपुर गुलाबी शहर, जितना हंसी नाम उतनी ही हंसी यहाँ की शाम। गुलाबी सुबह गुलाबी शाम, यही है इस शहर की पहचान। शायरों की शायरी का पहला नाम, जहां की फिजाओं में ही इश्क घुला हुआ है। राजस्थान की पहचान, जितना सुंदर शहर उतनी ही खूबसूरत उस शहर की एक कहानी। अरुण और दिवाकर जी दोनों बिजनेस पार्टनर, जयपुर के जाने माने हीरो के व्यापारी। दोनों की दोस्ती की मिसाल थी जयपुर शहर में। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा रुतबा। दिल खोल के लोगों की मदद करते। दोनों दोस्त 21 साल पहले राजस्थान के छोटे से गांव से जयपुर आए थे। कहते हैं कामयाबी की राहों में कई कांटे होते हैं,
दोनों ने ही उन कांटों को पार कर अपनी जगह बनाई है। इस शहर में दोनों ही की अपनी कुछ खासियत और कुछ कमियां थीं, पर दोनों ने अपनी अपनी खासियत को इस व्यवसाय में लगाकर उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत थी, उसे आज तक कोई मुश्किल तोड़ नहीं पाई थी। दोनों एक दूसरे से काफी हद तक अलग थे। एक समय का पाबंद तो दूसरा लेट लतीफ। अरुण अपने उसूलों का पक्का तो दिवाकर अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दोनों को एक डोर ने बांध रखा था और वो थी भरोसा। दोनों के परिवार भी कोई भी तीज त्योहार हो साथ ही मनाते थे। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस बारिश ने जयपुर की रफ्तार भी धीमी कर दी थी। उफ, क्या बारिश हो रही है। ये जयपुर की बारिश भी न जाने कितने लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, अरुण जी अपने ड्राइवर से बोले और गाड़ी ऑफिस के मेन गेट पर रुकवा कर उतर गए। ऑफिस पहुंचते ही दिवाकर जी के कमरे में घुसते हुए मुस्कुराए और बोले, हे दिवाकर, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज ऑन टाइम। हाँ, बारिश, हवा, पानी तुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, हमेशा ऑन टाइम। अरुण जी बोलते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठकर अपनी ब्लेजर का ऊपर का बटन खोल के खुद को कंफर्टेबल करते हुए बोले, आ गए मिस्टर लेट लतीफ। बुढ़ा होने को चला है पर सुधरा नहीं तू। हाँ, हमेशा लेट आता। दिवाकर जी फाइल टेबल पर रखते हुए बोले, ओए बुढ़ा होगा तेरा बाप। कहते हुए अरुण जी जोर से हंसे और अपने दिन की मीटिंग्स डिस्कस करते हुए दोनों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगे। अरुण के घर पर उसकी मां सविता जी के अलावा उनकी पत्नी कविता और 2 बेटे रहते हैं। बड़ा बेटा रोहन अपनी स्टडी कंप्लीट करके अरुण और दिवाकर के साथ ऑफिस में काम करता है और छोटा बेटा राहुल अभी कॉलेज में था। सुबह का समय था और कविता अपनी आज की पार्टी की तैयारी करवा रही थी और अपने छोटे बेटे को बार बार पुकार कर बुला रही थी और राहुल अपनी हेडफोन्स लगाकर दुनिया से बेखबर गेम्स खेल रहा था। उसके हेडफोन की वजह से उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी। तभी उसे दोबारा कविता की तेज आवाज आई, राहुल, राहुल सुनो तो जरा, क्यों कोई बात नहीं सुनता मेरी? इतना बड़ा हो गया, ये नहीं कि माँ की एक तो सुन ले। सारा दिन मैं पछती रहती हूँ तुम लोगों के चक्कर में, मेरी तो कोई लाइफ बची ही नहीं है। कविता को इस तरह चीखते देख राहुल दौड़कर नीचे हॉल में आया। ओहो, अरे क्या आफत आ गई मॉम, वो कविता को घूरते हुए बोला। तेरी माँ को आज प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेनी है, तेरी वजह से लेट हो रही है, तुझे समझ नहीं आता? पीछे से सविता जी टीवी का चैनल बदलते हुए ताना मारते हुए बोली। राहुल को जोर से हंसी आ गई और अपनी दादी के पास जाकर उनसे लिपटते हुए ताली देकर हंसने लगा। आप तो बस मौका ढूंढती है मुझे नीचा दिखाने का। ये कोई नहीं सोचता कि सारा दिन सबके लिए मैं करती हूँ, महीने में एक बार पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ, तब भी कोई मेरी हेल्प नहीं करता। जाओ, आज मोहन छुट्टी पर है, वरना मैं उसी से सारा सामान मंगवा ली थी। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जाओ। कहते हुए कविता जी उदास होकर किचन की तरफ चली गई। क्या राहुल, देख नाराज हो गई ना? तो करता क्या रहता है, वो सारा दिन सबको देखती है। थोड़ी हेल्प कर दिया कर बेचारी की, अभी बेटी होती तो उसकी हेल्प कर देती। सविता जी राहुल को डांट लगाकर धीरे से बोली, क्या दादी, आप उनके सामने तो उन्हें सुनाती हैं और पीछे से तारीफ। हाँ, बढ़िया है आपका भी। अच्छा, अभी बना के आता हूं। कहते हुए राहुल भी कविता के पीछे किचन में पहुंचा। अरे मेरी रीमा लागू, क्या हो गया? लाओ मुझे बताओ क्या लाना है, मार्केट से सब लेकर आता हूं। कहते हुए राहुल ने कविता को मनाने की कोशिश की। कविता स्वभाव की सरल महिला थी, गुस्सा तो झट से उतर जाता था उनका। अपनी पूरी जिंदगी अपनों के लिए वाली सोच थी उनकी। वो तुरंत मुस्कुरा दी। राहुल का कान पकड़ा और बोली, आ गया ना हाथ में, देखा कितनी अच्छी एक्टर हूं मैं। अरे मेरी भोली माँ, अच्छा सामान की लिस्ट दो, अभी लेकर आता हूं। कहते हुए राहुल अपना कान छुड़वाने लगा और लिस्ट लेकर अपनी बाइक से निकल पड़ा सामान लेने। ये था अरुण जी के घर का हाल। उधर दिवाकर जी के घर। दिवाकर जी के घर सब बड़े शांत स्वभाव के अनुशासन में रहते थे। दिवाकर जी की पत्नी निशा बहुत समझदार और सुलझी हुई पर थोड़े सख्त मिजाज की थी। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रोशनी जो कि कॉलेज खत्म करके अपने पिता के साथ ही बिजनेस संभालती थी और छोटी बेटी आना जो अभी अपना कॉलेज कर रही थी। दिवाकर जी के घर पर सभी को अपना काम समय पर और अनुशासन में रहकर करना पसंद था। सुबह का समय था। दिवाकर जी के ऑफिस जाते ही निशा अपनी पूजा में लगी हुई थी। रोशनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसे क्लाइंट मीट के लिए जाना था रोहन के साथ। और आना अपने कमरे में गाने सुनते हुए अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी। आज राहुल ने उसे कुछ काम दिया था, बस वही कर रही थी और राहुल के बारे में सोच भी रही थी।
राहुल और आहना बचपन के साथी थे। राहुल बेस्ट फ्रेंड था उसका फर्स्ट क्लास से। अरे फर्स्ट नहीं, एक्चुअली एलकेजी से। वो मुस्कुरा दी। वो स्कूल का पहला दिन जब पापा स्कूल छोड़ने गए थे, कितना रोई थी वो अपने स्कूल के पहले दिन, और राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल में ले गया था। बचपन से लेकर आज तक उसने कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बनाया था राहुल के सिवाय। राहुल के स्कूल के प्रोजेक्ट हो या प्रैक्टिकल वर्क, सब आना करते थे। राहुल बस मुंह बनाकर अपने सारे काम निकलवा लिया करता था। उसे आज भी अच्छे से याद है, 9वीं क्लास में जब राहुल अपना प्रोजेक्ट बनाकर नहीं लाया तो आना ने अपने प्रोजेक्ट पर राहुल का नाम लिखकर सबमिट कर दिया था और खुद पनिशमेंट लेकर क्लास के बाहर 30 मिनट खड़ी रही थी। फिर राहुल ने उससे कितना झगड़ा किया था, पूरे 4 दिन 3 घंटे और 15 मिनट तक बात नहीं की। वो तो शुक्र है भगवान का कि 12वीं के बाद भी दोनों को अलग नहीं होना पड़ा, साथ ही कॉलेज ज्वाइन किया। कंडीशन कुछ भी हो, राहुल ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है, उसका हमेशा साथ दिया है। आना चाहे गलत डिसीजन ले या सही, राहुल हमेशा लोगों से लड़ने के लिए उसके साइड में खड़ा होता था और राहुल यही क्वालिटी उसे उसके और करीब ले आती थी। आना के मन में राहुल की एक स्पेशल जगह थी। राहुल मस्त मौला किस्म का प्राणी, उसे किसी चीज की परवाह हुई ही नहीं लाइफ में।